हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का 11वें अध्याय का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। 11वां अध्याय हमारा एक कविता है, गीत अगीत, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों, इस कविता को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, इसके भावों को समझाया जा चुका है, साथ ही इसमें जो कठिन शब्द हैं उसके भी अर्थ बताए गए हैं। यदि आप लोगों ने उस कविता को अभी तक नहीं पढ़ा है या उस पर बनाए हुए इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखें। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो बच्चों, इससे संबंधित जो पंक्ति कविता में है वह कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर लिखेंगे। गुलाब कहता है, यदि परमात्मा ने मुझे भी स्वर दिए होते तो मैं भी अपने पतझड़ के दिनों की वेदना को शब्दों में सुनाता। तो यहाँ कविता में जो पंक्ति है वह इस प्रकार से है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो बच्चों, इस कविता में गुलाब कहता है कि अगर ईश्वर उसे स्वर देते यानी बोलने की क्षमता देते तो वह भी क्या करता, अपने पतझड़ की वेदना, अपने पतझड़ के समय जो उसको दुख होता है उसे वह प्रकट कर पाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब सूख गाता है तो सूखी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब सूख गाता है तो सूखी का भी क्या मन करता है कि वह भी सूख के साथ गाए। सूख मतलब होता है बच्चों तोता, और सूखी इसी का स्त्रीलिंग है। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, जब सूख गाता है तब सूखी का मन प्रफुल्लित हो उठता है और वह उसके प्रेम में मग्न हो जाती है। इस प्रक्रिया में उसके पंख फूल उठते हैं, यानी जो वो पंख सिमट करके बैठी रहती है वो उसे क्या करती है, फुलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? तो बच्चों, कवि क्या कहते हैं कि प्रेमी जब गीत गाता है तब उसकी प्रेमिका की इच्छा होती है कि क्यों नहीं मैं अपने प्रेमी के गाए गीत की कड़ी बन गई। बस यही एकमात्र उसकी इच्छा होती है। बच्चों, यदि आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। अब प्रथम छंद में प्रकृति का जो चित्रण किया गया है वह किस प्रकार से किया गया है यह आपको बताना है। तो बच्चों, प्रथम छंद में नदी एवं गुलाब के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि प्रस्तुत करते हैं। इसमें नदी की तीव्र गति से बहने का चित्रण किया गया है, जो अपना मन हल्का करने के लिए किनारों से बात करती हुई प्रतीत होती है। अब नदी बात तो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ कवि की कल्पना हो रही है। तो कवि अपनी कल्पना में क्या कह रहे हैं कि नदी जो है वह तीव्र गति से बह रहा है और बहते हुए उसके किनारे में जो भी चीज़ें आ रही हैं वह उससे बात करते हुए अपने मन को हल्का करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसी प्रकार गुलाब सी पतझड़ के दुख तथा पतझड़ के दिनों में देखे गए स्वप्न को व्यक्त करने की अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। इस छंद में प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, जो नदी एवं गुलाब के माध्यम से व्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर लिखें। पांचवा प्रश्न है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। अब आपको यह बताना है बच्चों कि प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का कैसा संबंध है। तो बच्चों, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का जो संबंध होता है वह बहुत ही अटूट होता है, क्योंकि पशु पक्षी अपना घोंसला घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर लगाते हैं, है ना, और वही उसका घर होता है, वहीं उसके परिवार रहते हैं। तो एक अटूट रिश्ता होता है इनका प्रकृति के साथ। देखिए उत्तर लिखेंगे, कविता के दूसरे छंद में सूख सूखी
के माध्यम से कवि ने प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंधों की व्याख्या की है। इसमें सूक सूकी एक घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। सूकी घोंसले में बैठकर अंडे सेती हैं और सूक का स्वर पूरे वातावरण में गूंज रहा है और इस मधुर गूंज से न केवल प्रकृति बल्कि सूकी भी जो है वह मदमस्त हो जाती है। छठा प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको बताना है कि किस प्रकार से प्रकृति जो है वो मनुष्य को खुद की तरफ आकृष्ट करती है, यानी खुद की तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। तो कैसे? उत्तर हो जाएगा, मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। एक और नदी का वेगवती धारामय रूप, गुलाब की सुंदरता वृक्षों की घनी छांव में हमें बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है, तो दूसरी ओर पशु पक्षियों का मधुर गान तथा उनकी शारीरिक बनावट मनुष्य को आंदोलित करती है, या आप लिख सकते हैं आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो आप लिखें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो बच्चों तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, सभी कुछ गीत अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि क्या सब कुछ गीत ही होता है, अगीत का कोई महत्व नहीं है? तो बच्चों गीत के साथ साथ अगीत का भी महत्व है। कैसे? तो देखिए उसका उत्तर जो है वह कुछ इस प्रकार से आप लिखें, संसार सुरमय है, शब्दमय है। संसार जो शब्दमय और सुरमय है वहाँ गीत अवश्य है। जहाँ शब्द नहीं है, सुर नहीं है, वहाँ गीत नहीं है, अतः वहाँ अगीत निश्चय है। लेकिन यह गीत की ही पृष्ठभूमि है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गीत शब्दों की मधुर अभिव्यक्ति है, जबकि अगीत उसके पूर्व की स्थिति जहाँ विचार मन के अंदर ही उमड़ते रहते हैं, बाहर नहीं आते, पर अगीत किसी भी क्षण गीत का रूप ले सकता है। 8वां प्रश्न है बच्चों, गीत अगीत के केंद्र भाव को लिखिए। अब आपको बताना है गीत अगीत में जो केंद्रित भाव हैं वह क्या है। देखिए गीत अगीत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रेम एवं मनुष्य तथा प्रकृति के साथ उनके संबंधों का चित्रण किया है। नदी के बहाव तथा गुलाब के झूमने में कवि ने गीत की गूंज सुन ली है। कवि को सूक सूकी की प्राकृतिक चर्चा में गीत के बोल सुनाई देते हैं और साथ ही पक्षियों में मानवीय राग के संकेत भी दिखाई देते हैं। कवि ने इस कविता में नदी, गुलाब, सूक सूकी तथा मनुष्य के आंतरिक संबंधों को गूंथ दिया है। प्रकृति एवं पशु पक्षी के बीच आला गाता ग्वाला अपनी प्रेमिका के लिए सच्चा साधक बना हुआ है। कवि इन तमाम प्रकृतियों के बीच गीत अगीत की तुलनात्मक सौंदर्य संबंधी दुविधा में है। उसे दुविधा है कि जो गाया जा रहा है वह गीत है, वह अधिक सुंदर है, या जो नहीं गाया जा रहा वह गीत है, वह अधिक सुंदर है। अगला प्रश्न है बच्चों, संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो आपको इन पंक्तियों का व्याख्या लिखना है। पंक्तियां हैं, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो यह कौन बोल रहा है बच्चों? यह गुलाब बोल रहा है। गुलाब क्या कहता है कि अगर ईश्वर मुझे स्वर देते तो मैं भी अपने पतझड़ के स्वप्नों का गीत लोगों को सुनाता। तो देखिए बच्चों उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप संदर्भ लिखें। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता में उन्होंने गीत अगीत
अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। अब इसकी व्याख्या भी हमें लिखनी है, तो इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे, नदी की वेगवती धारा को देखकर गुलाब का मन यह सोचकर दुखी हो रहा है कि ईश्वर ने मुझे वाणी प्रदान क्यों नहीं की, अन्यथा मैं भी पतझड़ के दुख को सबके सामने प्रकट कर पाता। यहाँ गुलाब का मानवीय राग प्रकट हुआ है। कौन सा राग बच्चों? मानवीय राग। दूसरा प्रश्न देखिए, तो दूसरा प्रश्न भी आपको भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है कविता की, गाता सुख जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। तो यहाँ सुख हो गया तोता। कवि कहते हैं कि जब तोता गाता है तो क्या होता है कि उसके जो पंख हैं वह फैल जाते हैं और वह सूरज की किरणों को ढक लेता है। उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। सबसे पहले तो संदर्भ लिखिए, उसके बाद लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्धत है। इस कविता में उन्होंने गीत और अगीत अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। अब इसके बाद हमें लिखना है व्याख्या। क्या लिखना है? व्याख्या। व्याख्या में हम लिखेंगे, किसी घने पेड़ पर सूख सूखी का एक जोड़ा है। सूखी अपने पंख फैलाकर अपने अंडे को सेती है और सूख मधुर गीत गा रहा है। सूख का गीत पत्तों के अंगों को छूती वसंती किरण की भांति है, जो सूख और सूखी के अंडों को भरपूर ऊष्मा प्रदान कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तो अगले प्रश्न में भी आपको वही करना है, भाव स्पष्ट करने हैं। कविता की पंक्तियां हैं, हुई न क्यों मैं करी गीत की विधना यूं मन में गुनाती। तो यहाँ क्या कहती है प्रेमिका? जब उसका प्रेमी गाता है तो प्रेमिका कहती है कि क्यों ना मैं उनके गीतों की कड़ी बन गई। उत्तर लिखने से पहले हम संदर्भ लिखेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्धत है। इस कविता में इन्होंने गीत और अगीत की अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। उसके बाद हमें लिखना है व्याख्या। सांझ के समझ में जब प्रेम ग्वाल प्रसिद्ध लोकगीत आल्हा गाता है तो उसकी प्रेमिका उस ओजपूर्ण स्वर को सुनकर भाव विवल हो उठती है और उसके मन में इच्छा पनपने लगती है या होती है कि वह अपने प्रेमी के गाए गीतों की पंक्ति क्यों न बन गई, जिससे वह उसे छू पाती। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। बच्चों, प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।